सोच के देखिए, एक ऐसा वैश्विक संकट आने वाला है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, और ये संकट हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। ये सीधा हमारी खाने की थाली से जुड़ा हुआ है। क्या होगा अगर अगला ग्लोबल क्राइसिस कोई मामूली संकट ना हो, बल्कि एक ऐसा संकट हो जो लाखों करोड़ों लोगों को भूखा मार दे? और इसकी वजह कोई जंग नहीं होगी, तेल की कमी भी नहीं, बल्कि वजह होगी फर्टिलाइजर। जी हाँ, आपने सही सुना। वही चीज जो हमारी फसलों को उगाती है, आज वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। तो फर्टिलाइजर की कमी को एक स्लो बर्न डिजास्टर क्यों कहते हैं? देखिए, इसका असर ना तुरंत नहीं दिखता। ये एक टाइम बॉम्ब जैसा है जो धीरे धीरे महीनों तक टिक टिक करता रहता है, और जब तक खतरे का एहसास होता है ना, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। इसको ऐसे समझिए, जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हम सबको उसी दिन उसी वक्त पता चल जाता है, सीधा जेब पर असर पड़ता है ना। लेकिन जब फर्टिलाइजर्स की कमी होती है तो महीनों तक बिल्कुल सन्नाटा। फिर अचानक 6 से 8 महीने बाद पता चलता है कि किराने की दुकानों के शेल्फ्स खाली हो रहे हैं। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। हम बात कर रहे हैं गेहूं, चावल और मक्के की, मतलब वो अनाज जो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को जिंदा रखता है। इसकी कमी का मतलब है कि सीधे सीधे अरबों लोग प्रभावित हो सकते हैं। एक वैश्विक भुखमरी का संकट। तो ये तो हुई ग्लोबल पिक्चर, लेकिन अब आते हैं अपने देश पर। ये संकट भारत के दरवाजे पर कैसे दस्तक दे रहा है, और कैसे मिडिल ईस्ट का एक संघर्ष हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा बन गया है। कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। यूरिया यानी फर्टिलाइजर बनाने के लिए नेचुरल गैस या एलएनजी चाहिए। भारत के आप मान के चलिए 32 में से 30 प्लांट्स इसी पर चलते हैं, और हमारी 60% गैस आती है कतर से। अब दिक्कत यह है कि इस गैस को आने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना पड़ता है, जो इस वक्त ब्लॉकेड में है। इसका नतीजा, हमारे फर्टिलाइजर कारखाने अब सिर्फ 60% क्षमता पर चल रहे हैं। सोचकर देखिए, और हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि भारत को आधिकारिक तौर पर चीन से आपातकालीन सप्लाई मांगनी पड़ी है। लेकिन चीन से मदद मिलेगी भी या नहीं? देखिए, चीन जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसने खुद इस खतरे को भांप लिया है। अपनी फूड सप्लाई बचाने के लिए उन्होंने अगस्त तक सारे एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया है। इससे भारत जैसे देशों के लिए प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाती है। तो क्या सारी गलती इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की है? असली सच ये है कि ये बाहरी झटके एक ऐसे सिस्टम पर लग रहे हैं जो अंदर से पहले से ही कमजोर है, और इसकी जड़ में है हमारी अपनी सब्सिडी नीति। देखिए, एक स्वस्थ मिट्टी के लिए एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का एक आदर्श अनुपात होता है, 4:2:1। लेकिन हमारी सब्सिडी नीति ने यूरिया यानी नाइट्रोजन को इतना सस्ता कर दिया है कि पंजाब जैसे राज्यों में ये अनुपात बिगड़कर, सुनिए, 30:8:1 हो गया है। ये खेती नहीं है, ये तो जमीन को धीरे धीरे बंजर बनाना हुआ। और इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। पर्यावरण की बात करें तो ग्राउंड वाटर जहरीले नाइट्रेट से भर रहा है, मिट्टी की उर्वरता खत्म हो रही है। और आर्थिक रूप से ये सब्सिडी एक ब्लैक होल जैसी है जो सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जरूरी चीजों का पैसा खा जाती है, और ऊपर से ब्लैक मार्केट को भी बढ़ावा देती है। वैसे अगर आपको ये विश्लेषण जानकारी पूर्ण लग रहा है तो इस तरह की और जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप इन टॉपिक्स पर और गहरी चर्चा करना चाहते हैं तो चैनल पेज पर जाकर हमारे मुफ्त व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस दो धारी तलवार से, या कहें दो मुँहे राक्षस से, सरकार कैसे लड़ रही है? एक तरफ तो तत्काल सप्लाई का संकट है, और दूसरी तरफ सब्सिडी की पुरानी बीमारी। दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। शॉर्ट टर्म में सरकार कुछ आपातकालीन उपाय कर रही है, जिसे हम फायर फाइटिंग कह सकते हैं। पहला, घरेलू गैस को डाइवर्ट करके फर्टिलाइजर प्लांट्स को भेजा जा रहा है। दूसरा, रिजर्व्स को 36.5% तक बढ़ाया गया है ताकि एक बफर बन सके। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, मिडिल ईस्ट को बाईपास करके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और मोरक्को से सप्लाई के नए रास्ते खोले जा रहे हैं। लेकिन ये सब तो एक तरह से बैंड-एड ही है ना? असली समाधान, लॉन्ग टर्म समाधान शायद टेक्नोलॉजी में है, और यहाँ एंट्री होती है नैनो यूरिया की। यह पारंपरिक यूरिया से बिल्कुल अलग है। इसे जमीन पर नहीं बल्कि सीधे पत्तों पर स्प्रे किया जाता है। इससे प्रदूषण भी नहीं होता, और उपयोग 50% तक कम हो जाता है। ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। और अब आते हैं नीतिगत सुधार पर। एक सच्चा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या डीबीटी। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। सरकार कंपनी को सब्सिडी देने की बजाय वो पैसा सीधा किसान के बैंक अकाउंट में डाल दे। फिर सारे फर्टिलाइजर बाजार दर पर बिके। इससे क्या होगा? किसान उस पैसे से वो फर्टिलाइजर खरीदेगा जिसकी उसकी मिट्टी को असल में जरूरत है, ना कि सिर्फ वो जो सस्ता है। ये किसानों को सशक्त करने जैसा है।
तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं। सरकार का जो सब्सिडी प्रोग्राम है वो किसानों के लिए एक खरबों रुपए की ढाल की तरह है, एक ऐसी ढाल जो उन्हें वैश्विक मूल्य के झटकों से बचा रही है। लेकिन हर ढाल की एक कीमत होती है। और ये कीमत छोटी मोटी नहीं है, हम बात कर रहे हैं 1.71 खरब रुपए की। जी हाँ, इतना पैसा सिर्फ फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए। ये वो कीमत है जो देश किसानों को इस वैश्विक तूफान से बचाने के लिए दे रहा है। और उस 1.71 खरब रुपए के सामने एक और नंबर रखिए, 267 रुपए। ये एक 45 किलो यूरिया के बैग की कीमत है, जो पिछले लगभग 20 साल से नहीं बदली है। सोचिए, बाजार में इसकी असली कीमत आसमान छू रही है और किसान को ये लगभग मुफ्त में मिल रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है, भले ही किसान आज वैश्विक मूल्य के झटकों से पूरी तरह बचे हुए हैं, इसकी कीमत पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था चुका रही है। ये पैसा जो सब्सिडी में जा रहा है, ये वो पैसा है जो जरूरी दीर्घकालिक कृषि निवेश जैसे सिंचाई या रिसर्च से दूर हो रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, भारत ने आज की फसल तो सुरक्षित कर ली है, लेकिन इसकी मिट्टी, इसके पानी और इसकी अर्थव्यवस्था की जो दीर्घकालिक कीमत चुकाई जा रही है, उसका क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा। और अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सिफारिश न समझा जाए। हम सेबी में पंजीकृत सलाहकार नहीं हैं।